Hello, good morning. My name is Dr. Raja Adnan Ahmed, and I am a psychiatrist. I work in UK, and with me is Dr. Osama bin Zubair, who is a psychiatrist currently working in Pakistan. So I've known Osama for some time when he was working in Ireland and he was doing his MRC psych exam. So Osama has qualification both from Pakistan, which is FCPS, and also a qualification from UK, which is the MRC psych. Well, Osama is somebody who did not stay in Ireland or UK. He actually went back to Pakistan. And this podcast or this interview was basically around understanding what are the opportunities for psychiatrists who have some qualifications from UK and then they want to go back to Pakistan. So ये एक बड़ा कॉमन सवाल है जो मुझसे लोग पूछते हैं क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे डॉक्टर्स जूनियर डॉक्टर्स यूके आते हैं और फिर they take the exams, they do their training in UK and they always have this thing in their mind कि मुझे वापस जाना है तो वापस जाके उनको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है. So first of all, Osama, thank you very much for joining and giving me the time. Thank you so much for having me, Dr. Nan. I'm really grateful. So can you just introduce yourself now in terms of what have you done so far so people can understand you, your context and your experience so far. So my name is Dr. Osama bin Zubair and I am graduate of Army Medical College. थोड़ा सा मैं अपना जर्नी बता दूं. I graduated from Army Medical College. उसके बाद कुछ ऐसा I served in Army, then I left. उसके बाद I had passion for psychiatry. हमने अपने उस्तादों को देखा हुआ था. तो what the career pathway in Pakistan is कि you give part one in psychiatry. तो जैसा surgery में, medicine में, this is basically an entrance exam to enter into a specialty. तो part one देने के बाद I started my training at PIMS Islamabad. और आफ्टर 2.5 years ऑफ ट्रेनिंग आई गॉट द स्कॉलरशिप फॉर आयरलैंड. और उसके बाद आई वेंट टू आयरलैंड. उसका मुझे ये फ़ायदा था कि अगर मैंने वहाँ कंटिन्यू करना है तो आई कैन डू एमआरसी साइक एंड आई कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर. और अगर मुझे वापस आना है तो मेरी एफसीपीएस की ट्रेनिंग में दैट पोर्शन वाज काउंटेड. जो बहुत सारे लोग एमटीआई पे जाते हैं उनका काउंट नहीं होता. तो आई हैड दिस डुअल एडवांटेज. तो देन आई डिसाइडेड टू मूव टू आयरलैंड. और फिर बाकी मैंने अपनी बाकी ट्रेनिंग वहां से की. वहां से आई मेट यू एज वेल. यू केम इनटू आवर लाइव्स एंड मेड आवर एमआरसी साइक जर्नी इजी. और वहां से आई डिड माय एमआरसी साइक. और मीनवाइल वहीं पे रहते हुए ही मेरे जब 4 years की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई एफसीपीएस की तो आई केम बैक टू गिव माय एग्जाम इन पाकिस्तान. आई क्लियर्ड माय एफसीपीएस विद अ गोल्ड मेडल. और उसके बाद देन देयर वाज अ $1 million क्वेश्चन वेयर टू स्टे. तो फिर देन आई डिसाइडेड टू मूव बैक टू पाकिस्तान. व्हाई आई डिसाइडेड, या वो जो बात है वो आगे करेंगे. तो आफ्टर आई केम बैक टू पाकिस्तान इनिशियली आई स्टार्टेड अ जॉब टीचिंग हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद. और उसके बाद नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन हॉस्पिटल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ. और नाउ दिस जर्नी इज गोइंग ऑन. तो आई थिंक वही क्वेश्चन जब ये आपने थोड़ी देर पहले किया कि आप ये लोग पूछते हैं कि हमें वापस क्यों जाना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान से जो डॉक्टर्स आते हैं उनका जो मेन कंसर्न होता है कि उनके जो वालदैन हैं उनकी उम्र ज़्यादा होती जा रही है फैमिली सपोर्ट जो है वो उनके पास कम है और दे वांट टू गो बैक टू बी क्लोजर टू देयर पेरेंट्स और क्लोजर टू देयर फैमिली और क्लोजर टू देयर सोशल सर्कल अगेन. So is was that the main reason or you were thinking or for more things as well? अच्छा, ये आई वुड गिव एन एलैबोरेट आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो कि ये मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं. मैंने जब यहाँ आके आई ज्वाइंड द टीचिंग हॉस्पिटल, तो उस हॉस्पिटल के क्लर्क से लेकर जो उसके एमएस या कमांडेंट थे, Hmm. एवरीबडी ऑन डे वन सेड टू मी कि साइकाइट्रिस्ट खुद थोड़े से हिले हुए होते हैं. आप तो मुझे ठीक नहीं लगते. सारी दुनिया पाकिस्तान से यूके जा रही है, आप वापस क्या लेने आए? तो Hmm. एवरीबडी आस्क मी दिस क्वेश्चन. जी, ये बड़ा पर्सनल एक चॉइस होती है. अक्सर मैं आई यूजुअली टेल, एक हमारी बड़ी जबरदस्त राइटर थी कुरातुल हैदर. शी केम बैक फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, वेंट टू यूके, और यूके से वो बैक टू इंडिया. तो सारे उनसे पूछते थे कि आप क्यों पाकिस्तान छोड़ के गई. तो वो कहती थी कि मेरा वतन था इंडिया, मैं वापस चली गई. तो समझ नहीं आती थी. तो ये बात मुझे तब समझ आई व्हेन आई वाज अंडर दिस डिसीजन फेज. बहुत से लोग या इवन मेरे पेरेंट्स समझते हैं मैं उनके लिए आया, मेरे मरीज समझते हैं मैं उनके लिए आया, बट आई केम बैक फॉर माई ओन सेल्फ. उसकी कुछ वजूहात ये थी कि द मॉडल ऑफ साइकाइट्री आई फाउंड इन आयरलैंड और यूके, वो शायद उन लोगों के लिए बहुत उस तरह नहीं है जो बहुत पैशन से साइकाइट्री में आए हैं. चूंकि वहां पे या मरीज एनएचएस का होता है या एचएससी का होता है, मरीज आपका नहीं होता. और आपका जो मैंडेट है वो बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है इन साइकाइट्री. तो अगर आप बहुत एक शौक से साइकाइट्री में आए हैं, फ्रॉइड, यूंग, एरिक्सन, और एक आप पूरा मॉडल लेके चलते हैं, तो मुझे तीसरे महीने में ये एहसास हो गया कि यहाँ पे जो मेरा साइकाइट्री का मॉडल, जो मैं जिस तरह प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, शायद वो नहीं है.
दूसरा ये है कि आई फेल्ट के बीइंग मैं वो मैस्लो की हायरार्की वाला सेल्फ एक्चुअलाइजर नहीं बन सकता। तो मेरी जो वो सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स है ना, वहां तक रुक जाएगी। क्योंकि उस सोसाइटी में जो मेरा एक वर्जन था, आई मे बी रॉन्ग, कि वहां पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे से जूनियर कोई एसएचओ काम कर रहा है, मेरा कंसल्टेंट काम कर रहा है, या हमारी जगह आपने किसी डोंकी को बांध दिया है, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम तो चल रहा है, कुछ छुट्टियों पे जा रहा है, लोग कमा रहा है, किसी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बेयर मिनिमम स्पीड वो सिस्टम चल रहा होता है। तो मुझे ये लगता था जब मैं बहुत कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता और एक सेल्फ एक्चुअलाइजर वाली वो नहीं कर सकता और मैं अपनी रूट से भी डिस्कनेक्टेड हूँ, तो व्हाई नॉट टेक अ चांस। कुछ पैसों की बात है, लेकिन फिर मैं सारों को ये समझाता हूँ कि मेरी स्टोरी सुन के बहुत फैंसी इसको नहीं बिलीव करना। ये मैस्लो की हायरार्की में ये नीड तब आती है जब पेट भरा होता है। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि यार जिस दिन मैं 2 रातें भूखा सोया, तब आई गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया यूके। तो ये नीड, वो नीड्स कवर होने के बाद फिर ये नीड आई, तो आई एक्टेड अपॉन दैट एंड आई केम बैक। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आंसर एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि लोगों के पर्सनल रीजंस होते हैं एंड नॉट एवरीबॉडी विल फॉलो द सेम पाथ। अच्छा, नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि एंड यू नो नाउ डेज quite a lot of young doctors from Pakistan are coming to UK, which is good, and also a lot of them are interested in psychiatry as well, especially if I am comparing it from my time कि जब आपको कभी कभी कोई ऐसा आदमी बनता था जो ये कहता था कि मैंने साइकियाट्रिस्ट बनना है। अब काफ़ी लोग जो है वो साइकियाट्री की ट्रेनिंग करना चाहते हैं और ट्रेनिंग उनको मिल भी रही है, एग्जाम भी पास कर रहे हैं और सीसीटी भी कर रहे हैं, एमआरसी सैक भी कर रहे हैं। फिर उनको यही सवाल वो पूछते हैं कि जिसके लिए हमने ये इंटरव्यू अरेंज किया कि हम लोग अगर वापस पाकिस्तान जाएं तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उनको ये लगता है कि एक दफ़ा आप मुझे खुद भी ये लगता था कि एक दफ़ा आपकी ट्रेनिंग अगर बाहर हो जाती है तो फिर आप इसी तरह के माहौल के आदी हो जाते हैं, शायद हम वापस जाके सेटल ना हो पाएं। और दूसरा इकोनॉमिकल रीज़न ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि यार हम अगर वापस गए तो हमें जो है वो शायद उतने पैसे ना मिल सकें या हमें हमारे पास उतना इकोनॉमिकली हमें अच्छा ना हो। तो इसमें व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? परफेक्ट। अच्छा, जब मैं नया नया आया और मैंने एक टीचिंग हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो आई वॉज द जूनियर मोस्ट कंसल्टेंट। तो बजाय इसके कि आप एक बंदा है जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो फॉरेन क्वालिफाइड है, ट्रेंड है, आप उसको पॉजिटिव वाइब्स पे लें, तो मुझे हर मामले में कहा जाता था जी आप तो यहाँ पे यूके खोलना चाहते हैं। अच्छा, मेरी जो ट्रेनिंग पाकिस्तान में भी थी, मैं जब यहाँ भी ओपीडीज कर रहा था, तो मैं कभी भी 7 8 10 से ज्यादा मरीज नहीं देखता था। मैंने यहाँ पे भी एक अपना एक, क्योंकि शौक से साइकाइट्री करता था, तो मैंने कहा जी इसमें यूके वाला मामला नहीं है, यूके आयरलैंड में शायद मैंने ज्यादा मरीज देखे हो, एक अपनी वो होती है। तो उसमें ये होता है कि फिर देन यू हैव टू टेलर डेफिनेटली कि इक्वालिटी नहीं होती, इक्विटी होती है। पहली बात मैं इकॉनमी पे कर लूँ, तो अगर हम इसको बिल्कुल कंपेयर करें, तो आप वहाँ जितना घर का किराया या मोर्गेज देते हैं, तो उतना ज़ाहिर है यहाँ किराया भी नहीं होता है, एक कन्वर्जन होती है। हाँ डेफिनेटली, वेस्ट में, यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स एक टॉप हियरार्की में आते हैं कि जो 4 5 6 प्रोफेशन हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अक्सर यहाँ मिसाल देता हूँ कि एक हाउस ऑफिसर भी 6 महीने की सेविंग से बीएमडब्ल्यू खरीद सकता है यूके, या नहीं खरीद सकता। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि फिर आपने एडिशनली उस इकॉनमी वाला जो ब्रिज है, मैंने वो ब्रिज कवर किया, या उस ब्रिज के बारे में एक पूरा प्लान था मेरे पास, तो मैं आया। तो उस पे हम आगे भी बात करेंगे। दूसरा जो है ना, फिर अगेन उसका भी प्लान था कि अगर मैंने जो मेरी प्रैक्टिसेस बाहर थी, चाहे वो एथिकल थी, चाहे वो क्लिनिकल थी, चाहे वो प्रोफेशनल थी, तो कुछ तो मुझे उनको मोल्ड करना पड़ा, स्पेशली व्हेन आई वाज डूइंग द जॉब। तो मुझे उनको मोड़ना पड़ा। लेकिन फिर जब अपना सेटअप शुरू किया, मैंने जॉब छोड़ दी, तो अब आई हैव द लिबर्टी। अब मैं दिन के 10 मरीज ही देखता हूँ, सेशन वाले मरीज मैं सेपरेट करता हूँ। तो इन दोनों मामलात का मेरे पास एक पूरा प्लान था इस रीमाइग्रेशन से पहले। तो आई केम बैक, और लकीली पिछले 3 साल 2.5 साल में एवरीथिंग हैपेंड एज आई विश्ड। आई हैड रिसोर्सेज, आई हैड प्लानिंग, और डिवाइन पावर्स वर आल्सो विद मी। तो एवरीथिंग वेंट स्मूथ, बट दैट ऑल वाज विद अ प्लान। दूसरी बात जो आपने की, बहुत सारे लोग अब जो वापस आना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अमेरिका में, यूके में, उनका एक रीजन है जो मैं बहुत ज्यादा बाय नहीं करता, कि जी ये एलजीबीटी वाला मामला बहुत हो गया है, तो अब ये वो जो कल्चरल चीजें हैं बहुत ज्यादा हैं। तो एक दरमियान का भी रास्ता विच दे वांट टू फिगर आउट इन देयर इम्पल्सिव, कि अगर किसी बच्चे ने 10 11 साल के बच्चे ने घर आके एलजीबीटी की बात कर दी, तो उसी दिन उनका मुझे फोन आ जाएगा, एज एज फ्रेंड भी, एज साइकाइट्रिस्ट भी, और एज के हमने वापस अगर आना है। तो उसमें दे यूजुअली हैव कि जी हम मिडल ईस्ट आ जाएं, हम कतर जो है कतर में आ जाएं, हम दुबई में आ जाएं। तो एक वो ऑप्शन भी है। अगेन जो रीजन है ना कि आप क्यों वापस आना चाहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो उसमें अगर आपने पाकिस्तान आना है तो यस यू हैव नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आप बहुत कुछ नहीं भी कर सकते, बहुत कुछ कर भी सकते हैं। तो उसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि लोगों के रीजन जो है बिल्कुल फ़र्क होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो पहली बात तो जो लोगों का सवाल होता है वो ये कि क्या हमारी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान में एक्सेप्ट होगी कि नहीं। सो अगर हमने FCPS नहीं किया हुआ, क्योंकि आपके पास तो ड्यूल क्वालिफिकेशन है, अगर एक आदमी ने FCPS नहीं किया हुआ और वो सिर्फ CCT की बेस पे या MRC साइट की बेस पे वापस जाना चाहता है, तो उस उनको गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा हमारी जो मेडिकल काउंसिल्स है ना, उनके भी आपको पता है कि यूके में भी ऐसे ही होता है। दे दे रिमेन फ्लेक्सिबल। वो कभी कोई क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कभी नहीं कर रहे होते। फिर पाकिस्तान में स्टिल सीजर पाथवे का स्पेशलिटी रजिस्टर पे कोई सीन नहीं है। आई गॉट रजिस्टर्ड ऑन सीजर बोथ इन यूके एंड आयरलैंड, और वो मुझे बड़ा फायदा हुआ क्योंकि मेरे पास चीजें थी। लेकिन यह है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और एमआरसी साइक का, अच्छा एमआरसी एस का तो पक्का एक फैसला है कि वो एमआरसीपी और एमआरसी साइक, मैंने जब अपनी यहाँ एमआरसी साइक को वेरीफाई कराया तो उन्होंने पीएमडीसी वालों ने रॉयल कॉलेज वालों से स्पेसिफिकली पूछा कि इस क्वालिफिकेशन की कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो आरसी साइक ने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड ईमेल की कि जी ये क्वालिफिकेशन का ये एग्जाम्स होते हैं, इतनी मिनिमम 3 इयर्स की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, फिर ये सर्टिफिकेशन मिलती है। तो देन पीएमडीसी रजिस्टर्ड। तो अभी ये है कि जो एमआरसी साइक प्लस सीसीटी है उसमें तो यू हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप खाली एमआरसी साइक हैं इस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको टीचिंग पोस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, आपको वो असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर पे रोक देंगे। तो टीचिंग टायर में विदाउट सीसीटी एमआरसी साइक कुड बी अ प्रॉब्लम। नॉन टीचिंग टायर पे नहीं है, इट इज एक्सेप्टेड एज अ पोस्ट ग्रेड क्वालिफिकेशन इन साइकाइट्री। So once you register with PMDC as a specialist, then you will be able to apply for the government sector jobs जिसने आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो जॉब्स की बात है ना, अच्छा ये बात बड़ा माइंड में क्रिस्टल क्लियर रख लें। मुझे वो आपकी प्रेजेंटेशन भी याद आ गई लाहौर वाली, जो जिसमें आपने बहुत डॉलर और पाउंड्स की तस्वीरें लगाई हुई थी। कि ये जो डॉलर्स पाउंड्स और पीकेआरस हैं पाकिस्तान में, सिर्फ अगर आपका सकाइट्री प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है तो एक गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब पे आपका गुजारा नहीं है। अच्छा ये भी बात मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर कर दूं, मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि आयरलैंड में या यूके में अपने रजिस्ट्रेशंस के बाद, एग्जाम्स के बाद, मैं जिस फेज पे था मुझे कोई मेहनत नहीं करनी थी। आई जस्ट एंटर्ड इन द सिस्टम, और मुझे सिर्फ वहां पे जिंदा रहना था और तनख्वाह मेरी लग जानी थी अगले 40 साल तक, मुझे कोई किसी ने छेड़ना नहीं था। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इवन आफ्टर एफसीपीएस, इवन आफ्टर रिपैट्रिएशन, आपका जो भी स्टेज है 4 to 6 years की एक विग्रस हार्ड वर्क है इन अ लॉट ऑफ सेक्टर्स। तब आप मीट अप करेंगे उस मार्क को कि आप इक्विवेलेंस कहें कि जितने मैं यूके में पैसे कमा रहा था उतने या उससे ज्यादा भी। पाकिस्तान अगर आपको थोड़ा सा आर्ट आ जाए और आपका नाम चल पड़े तो पैसे कमाना पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा आसान है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ पे कंसल्टेंट एग्जाम कर ली, वहाँ पार्ट इज डन, फिर सिर्फ आपने हर साल का एक जो छोटा मोटा सीडी है, जो भी एक इशू है, यहाँ पे ऐसा नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज्यादा या प्राइवेट जॉब से यू नीड एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। जिस तरह मैंने 1.5 साल में आई हैव लेफ्ट जॉब। मैं कहा जी मुझे नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मुझे नौकरी से जितने पैसे आ रहे हैं उतने पैसे अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में मैं 3 दिन में कमा रहा हूँ। हम्म। तो मैंने नौकरी क्या करनी है करके। और फिर गिल्ट भी कि जी वहां मुझे 40 मरीज भी देखने पड़ते हैं, पढ़ाना भी पड़ता है 8 से 2:30, मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क भी मुतासर हो रही है। तो फिर ये आपने फैसला करना है कि इफ यू आर अ क्लस्टर सी पर्सन, नौकरी पर्सन, तो फिर आप बाहर ही रहे। हम्म। तो अगर आप खुद एक आपके पास प्लान है, मैंने इसलिए अभी तक किसी चीज का नाम नहीं लिया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अदर देन नौकरी क्या क्या हो सकता है। लेकिन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अदर देन नौकरी ही आएगी। नौकरी वुड बी अलॉट इंस्ट्रूमेंटल इन दैट, वो भी मैं हम्म। आगे बताऊंगा। लेकिन खाली नौकरी पे आपका गुजारा नहीं। थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बात की कि ये एक्सपेक्ट करना कि पाकिस्तान अगर आप जाएंगे तो जाते ही आपको सडनली लोग रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे। सडनली आपकी जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस पे चल पड़ेगी, या फिर सडनली आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एक इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी कि आपकी सैलरी उतनी इक्वलेंट हो सकती है कि जितनी। तो ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी, बट आई थिंक एज यू सेड कि आपको सेटल होने के लिए कुछ जो है ना वो टाइम लगेगा, एंड यू यू नीड टू बी मेंटली, आपको इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि अगर आप वापस जा रहे हो
तो कुछ टाइम आपको जो है ना वो मेहनत जो आपने कहा कि सेटलमेंट में करनी पड़ेगी वो होती है। सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द सेम एज यू जस्ट मेंशन्ड अर्लियर कि फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब को एक साइड पर रखें तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, और दूसरी बात कि प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में लोग आजकल काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं कि इसमें एंटर कैसे होना है। मतलब क्या आप जाके जाते ही अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, या फिर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके क्लिनिक खोल सकते हैं, या फिर आप कोई अपना हाउ डू यू एडवर्टाइज योरसेल्फ, हाउ डू यू गेट नोन इन दैट एरिया और इन दैट उस शहर के अंदर। जी जी, कारी मामला है, ठीक है जी। सो नाउ ऑन द बिजनेस साइड। अच्छा, एक तो ये है, आई स्टिल रिमेम्बर कि व्हेन आई वांटेड टू मूव बैक, और मैंने आपसे भी मशवरा किया, तो आपने मुझे कहा जी आप आगे HST करके जाएं और वो सारा। तो उस वक्त भी जब मैंने आपसे भी चीज़ बाय की, और फिर मैंने बाकी लोगों से भी मशवरा किया, पाकिस्तान में अगर आपने आना है तो आपका क्लॉक जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी आपके लिए चीज़ें स्मूथ होंगी। तो मैंने एक दरमियान का रास्ता किया कि उधर सीजर पाथवे ऑप्ट कर लिया कि वो भी मेरा सेफ रहे, फिर मैं जल्दी यहाँ पे भी आ जाऊं ताकि मेरा जर्नी जल्दी शुरू हो। लेकिन ये हमें सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि हर जगह सब कुछ नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि जी हमें पैसे यूके वाले मिले और कढ़ाई वो भट कढ़ाई जैसी मिले, ऐसे नहीं हो सकता। तो यू हैव टू चूज इट। दूसरा, जब आप आ गए और उसके बाद प्राइवेट वाला आपने जो बात की, एक तो यह है कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है, गवर्नमेंट जॉब हेल्प्स इन बिल्डिंग योर प्राइवेट प्रैक्टिस। अब सारा सवाल यह है कि आपने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे बिल्ड करनी है। इसमें देयर इज अ गुड न्यूज एंड देयर इज अ बैड न्यूज। न्यूज इसके पूरी दुनिया के यहाँ भी एक बहुत बड़ा गैप है साइकाइट्री। न्यूरो सर्जन ने उठाया हुआ है, न्यूरोलॉजिस्ट ने उठाया हुआ है, मेडिकल स्पेशलिस्ट ने उठाया हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट ने उठाया हुआ है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने उठाया हुआ है, GP ने उठाया हुआ है, पीरों ने उठाया हुआ है, फकीरों ने उठाया हुआ है। एक बहुत बड़ा गैप। और ये कहना कि जी पाकिस्तान में बहुत स्टिग्मा है, मरीज आते नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 1 साल से तो सोनली आई एम रिलाइंग ऑन माई प्राइवेट प्रैक्टिस। मैं कोई नौकरी नहीं करता, कोई मेरी पेंशन नहीं आती। और आई थिंक आई एम द यंगेस्ट कंसल्टेंट इन पिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज, जहाँ बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं। तो अगर मेरे पास मरीज आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी के पास भी आ सकते हैं, लेकिन विद अ प्लान। प्लान क्या होता है कि सबसे पहले जब आप आते हैं तो आइडियल इज, मेरे के क्लास फेलोज जो यंग कंसल्टेंट्स हैं जो बाहर से आए हैं जिन्होंने यहाँ FCPS किया है, दे हैव टारगेटेड पेरिफेरी। हम्म। जिस तरह यूके ऑस्ट्रेलिया में भी हर जगह होता है कि इनिशियली आपका सेचुरेशन है बड़े शहरों में। तो अब वहां तो चूंकि आपने नौकरी करनी है, यहाँ तो आपने अपना पेशेंट बिल्ड करना है। अब आप एक बड़े शहर में एक प्रोफेसर को छोड़ के, एक सफेद बालों और मोटे पेट वाले इंसान को छोड़ के कोई आपके पास क्यों आएगा? हम्म। तो उसमें फिर लोग चाहते हैं कि जी हम पाकिस्तान आए और आते ही लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में हमें एक कमरा मिल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। उसमें अगर आपका कोई नेटिव स्मॉल सिटी है, एंड बाय स्मॉल सिटी आई मीन कि थोड़ा सा पेरिफेरी में जेलम है, गुजरांवाला है, एबटाबाद है, तो पेरिफेरी में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हैं एंड दे आर पेड डबल और ट्रिपल। अब गवादर में या गिलगित में दे आर पेइंग 7 to 8 लाख रुपीज फॉर नो वर्क टू यंग साइकाइट्रिस्ट। तो उतना आपने नहीं भी करना। फिर प्राइवेट पेशेंट के कोई प्राइवेट में नहीं है जेहलम में। मैं अभी जेहलम हफ्ते में 1 दिन जाता हूँ, मैंने इसलिए शुरू किया कि वहां पे कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं। जेहलम एक बहुत बड़ा शहर है। तो एक तो गोल ये हो सकता है कि आप पेरिफेरी को टारगेट करें। अहमदाबाद में है बड़े फेमस साइकाइट्रिस्ट प्रोफेसर आफ्ताब, वो भी यूके से रिपैट्रियट हुए। तो उन्होंने वहां पे नाउ इज प्रोफेसर इन अयूब मेडिकल कॉलेज, और वहां पे बड़ा अच्छा उनका एक सिस्टम है। तो एक तो है कि आप पेरिफेरी में टारगेट करें। दूसरा ये है कि मैं अपना जर्नी बता देता हूँ कि जब मैंने शुरू किया तो मैंने एक किसी तरह मेन सिटी में रावलपिंडी में मेन एक जगह थी जहाँ पे बहुत सारे स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स थे, ओवर 60+, 65+, सारे रिटायर्ड जर्नल थे। उधर आए वेंट थी, मैंने कहा जी मैंने बैठना है। उन्होंने कहा जी साइकाइट्रिस्ट कोई नहीं, आ जाए बैठे। और मुझे बड़े लोगों ने कहा जी कि आप बड़े हाई अचीवर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन ये काम सब्र वाला है, इसमें आपकी हाई अचीविंग काम नहीं आएगी। ये आपको फारग भी बैठना पड़ेगा, नॉवल भी पढ़ना पड़ेगा, TV भी देखना पड़ेगा, क्लाइंटेज टाइम के साथ साथ बनती है। लेकिन मैंने उसमें क्या स्मार्टली प्ले किया कि आई इंट्रोड्यूस TMS। अब TMS वाज द फर्स्ट थिंग इन पाकिस्तान जो मैं एज अ साइकाइट्रिस्ट लेके आया। तो मेरी एक क्लाइंटेज वहां से बनना शुरू हो गई कि जिसने TMS करानी है उसने आना ही आना। फिर मैंने, मुझे चूंकि साइकोथेराप्यूटिक की तरफ शौक था, तो आई डिड दी सर्टिफिकेशन ऑन DBT। तो फिर मैंने, हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने जब नीश बनाया तो पूरे पिंडी इस्लामाबाद के जितने साइकाइट्रिस्ट हैं जो बॉर्डर लाइन पेशेंट्स उनसे काबू नहीं आ रहे थे, उन सारों ने उनको मेरा रास्ता दिखा दिया। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली
आई थिंक मैंने जो सस्टेन किया, मार्च 2022 में आई स्टार्टेड माय प्राइवेट प्रैक्टिस विद टीएमएस, और जुलाई 2022 से 3 महीने बाद से आज तक नाउ माय चेक इज ऑलमोस्ट स्टेडी। क्योंकि मैं थोड़ी सी बाउंड्रीज के साथ काम तो मैं ज्यादा काम नहीं करता, तो जब मेरा एक लेवल अचीव हो गया उसके बाद मैंने उसको सस्टेन कर लिया। तो उसमें यही है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बैठते हैं, यहाँ बहुत सारे वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहाँ पे, तो इट्स ऑल, लेकिन ये याद रखें, यू नीड टू सेल योर सेल्फ। आपकी मार्केटिंग कोई नहीं करेगा, आपने खुद मार्केटिंग करनी। सोशल मीडिया इज अ टूल, आपको पता है, हम्म। मैं तकरीबन सोशल मीडिया के पास शायद 70 पेशेंट्स आते हैं जो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम आपकी वीडियो देख के आए। हम्म। तो एक वो बहुत बड़ा सोर्स है। फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो टीचिंग जॉब्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी चल रहा होता है, वो जो प्रोफेसर वाला पाथवे है वो भी चल रहा होता है, और साथ आपका ये क्लिनिकल, तो वहां से भी आपको पेशेंट्स जनरेट। तो आपने ये करना है कि 2 साल में, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो टॉक्स हैं, चाहे वो क्लासेस हैं, आपकी शक्ल हर जगह ट्रेवल करेगी, तो आपकी क्लाइंटेज भी बनेगी। आई थिंक ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एक नीश को डेवलप करना है। जैसे आपने बताया कि आपने दो नीश अपनी बताएंगे, टीएनएमएस और दूसरा डीबीटी। सो एक स्पेशल साइकोथेरेपी की और एक एक जो another thing for another niche you actually adopted, and you are absolutely right कि अगर अगर एक दफ़ा आपका नाम उसमें हो जाए और लोगों को पता चलना शुरू हो जाए कि you are the one doing this and not other people are doing this, तो psychiatrists themselves or your own friends can actually start to send you those that work. That was very good. I think एक और जो सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है और हमने देखा भी है अपने सीनियर्स को कि वो अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं। तो साइकेट्री वाले जो डॉक्टर्स हैं वो भी मुझसे ये पूछते हैं कि ये अपना हॉस्पिटल खोलने का कॉन्सेप्ट क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। और नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ ये नहीं कि आप एक आउट पेशेंट क्लिनिक अपनी खोल रहे हैं अपनी बिल्डिंग में, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप एक इन पेशेंट सेटअप भी अपना बना रहे हैं। सो ये हाउ फिजिबल इज दैट, और इज दैट रियली हैपनिंग इन पाकिस्तान फॉर इन साइकेट्री? जी बिल्कुल, असल में जब साइकाइट्रिस्ट नहीं होंगे ना, तो हमारा बहुत सारा बोझ किसी प्रोफेशनल ने उठाया है ना, जो नो हार्म अप्रोच पे है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले 20 सालों में एक एक्टिव हार्म अप्रोच के साथ बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल ने हमारा बोझ उठाया हुआ है, जो मैं अक्सर बात करता हूँ ड्रग रिहैब सेंटर्स की हम्म। या साइकाइट्रिक सेंटर्स की। पिंडी में, इस्लामाबाद में, बहुत सी जगहों पे एक पूरा जो है स्पेक्ट्रम है, मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब ड्रग रिहैब सेंटर्स तो पिंडी इस्लामाबाद में, हम्म। जहाँ पे कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं है। जब मैं नया नया आया, 2 4 ने मुझे अप्रोच किया कि सिर्फ आप अपना नाम दे दें। वो एक और कॉन्सेप्ट है जी, एक साइकाइट्रिस्ट का नाम है वहां पे। मेरे पास एक पेशेंट आया यूके से, लास्ट वीक की बात है, फुल ब्लोन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, ही वाज 29 ईयर ओल्ड। तो मैंने कहा भाई आपको क्या किया है? कहते जी मेरा 2 लाख पर मंथ वाला पैकेज था, तो मुझे 3 टाइम टीके लगाते थे, और जिनका 50,000 वाला था उनको 3 टाइम जूते मारते थे। मैंने कहा यार आप वो ले लेते तो शायद लॉन्ग टर्म नुकसान आपका ना होता। तो कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं। तो दिस लेड मी कि मैंने जो अपना 1.5 2 2.5 साल का जर्नी है, तो फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार जब ये सारे नॉन प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट का सोचा, मैंने 1 2 सेंटर्स विजिट किए, तो पीपल एक्टिवली डिस्करेज्ड मी। उन्होंने कहा जी आप साइकाइट्रिस्ट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये आपका काम नहीं है। हाँ आप किसी को ज्वाइन कर लें, जाके मरीज देख लें, तो ये तो आप नहीं। मैंने कहा जी मैं क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी ये तो पता नहीं फलाने रिश्वत मांगने आ जाएंगे, कंटोनमेंट बोर्ड वाले आ जाएंगे, आप कैसे हैंडल करेंगे। फिर ये जो साइकाइट्रिक पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो बड़े हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते। मैंने कहा यार जब आप लोग अनपढ़ जाहिल लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो देर आई प्लान्ड, लेकिन अगेन जिस तरह मैंने कहा ना कि प्लानिंग मैंने सारा कुछ बड़ी जल्दी जल्दी इसलिए किया क्योंकि आई हैड प्लान और फिर टीम। तो जब मैंने अस्पताल का सोचा, मैंने कहा जी अकेला बंदा नहीं। आई हायर्ड, नॉट हायर्ड, लाइक आई अप्रोच्ड अ लेडी जो खुद साइकाइट्रिस्ट थी। मैंने कहा जी एक लेडी भी चाहिए, हम एक फुल फ्लेज इन पेशेंट बनाते हैं, तो एक फीमेल साइकाइट्रिस्ट भी, तो आप मेरे साथ पार्टनरशिप में आए। शी एग्रीड। थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो टेक होम मैसेज भी हो सकता है जिन्होंने अपना अस्पताल बनाना है, मैनेजमेंट। मैंने 1 2 लोगों को कहा कि जी आप आए, नहीं बनाता ना, आस्क माय फादर इज अ बिजनेसमैन। मैंने कहा जी आप अपना बिजनेस थोड़ा सा साइड पे करें, अस्पताल तब चलेगा जब मैनेजमेंट ठीक होगी। मैं तो मरीज देख सकता हूँ, मैनेजमेंट आप करें तो इसमें जब हम स्टार्ट किया, बिल्डिंग रेंट पे ली, फिर सारी जो
पंजाब हेल्थ कमीशन है, तो रजिस्ट्रेशन है, तो फिर गवर्नमेंट बोर्ड है। बट अभी 6 मंथ हो गए हैं, तो इट्स गोइंग वेरी वेल। हमारे मेल पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, डी है, बच्चों का ऑटिज्म सेंटर है, पेशेंट है। तो हम सक्सेसफुली इसको, और तो मजे की बात, मेरी आउट पेशेंट, टीएमएस, इन पेशेंट, जो मैक्सिमम क्लाइंटेज है दैट इज ओवरसीज। क्योंकि आपको पता है वहां वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है। हम्म। तो अब इवन जीपी भी अब शायद फोन, जीपी भी अब पता नहीं है। तो अब हंसले के लिए जितने यूके में ऑटिज्म वाला है, ड्रग रिहैब का इशू है, लॉन्ग टर्म साइकाइट्रिक इशू है, दे आर कमिंग टू पाकिस्तान। तो बहुत सारे लोग जो यूके ट्रेंड हैं, आयरलैंड ट्रेंड हैं, उनको एक एडेड एडवांटेज है कि जब आपका एक पोर्टफोलियो जाता है तो पीपल प्रेफर यू। तो मेरी एक प्रैक्टिस का एक ह्यूज चंक ओवरसीज पाकिस्तानीज का है, हम्म। और हम इफेक्टिवली रन कर रहे हैं। तो अगर आप अपना अस्पताल खोलना चाहते हैं तो थोड़ी सी पहले अपनी क्लाइंटेज बना लें, साल एक किसी और के साथ या किसी और जगह पे काम कर लें, आपका एक पेशेंट पूल बन गया, हम्म। आपका एक नाम बन गया। फिर एक टीम हायर करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज मैनेजमेंट। फिर हम्म। आपका नर्सिंग स्टाफ और वो एक नीचे सारा है। तो इट इज अ वेरी गुड आइडिया टू सर्व पीपल एज वेल, टू सेव पीपल फ्रॉम एक्टिव हार्म ऑफ नॉन प्रोफेशनल पीपल, एंड देन टू अर्न मनी एज वेल। हम्म। That's very good. I think ये जो आपने हॉस्पिटल को मैनेजमेंट की बात की, this is very important because you know a lot of doctors saying that we can also manage and we can also uh, run things at the same time. But hospital management एक दूसरी किस्म की साइंस है, and अगर आप उसमें पड़ गए then it will be taking a lot of your time and then you will not be able to do what your best is doing as seeing patients and doing the treatment for them. अगर आप उनके डे टू डे इस तरह के मसले हल कर रहे हैं कि कौन रोस्टर पे होगा, नर्सिंग कितनी हायर करनी है, कहाँ से हायर करनी है, किस तरह से रन करना है, दैट विल बी बिकमिंग मोर डिफिकल्ट फॉर यू। अच्छा, एक और सवाल जो आपने। इससे भी ज्यादा कि खाना खाना कौन सा पकेगा, प्लग कौन सी टूटी लीक कर रही है, प्लम्बर ने आके वो टूटी ठीक करनी है। और अभी एक नर्सिंग स्टाफ है वो बगैर छुट्टी लिए गायब हो गया है, उसकी जगह कौन आएगा। तो इट इज अ वेरी मच माइक्रो मैनेजमेंट थिंग, जो एक बंदा जिसने एक्टिव ओपीडी भी साथ रन करनी है और पेशेंट्स की क्लिनिकल केयर करनी है, वो नहीं कर सकता। अच्छा, एक और बात जो अभी आपने मेंशन की है विच इज़ इम्पोर्टेंट अनदर थिंग, क्योंकि जब यूके में हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो मेनली लॉट ऑफ पीपल ट्रेन मोस्ट सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग इज इन जनरल एडल्ट साइकाट्री, but then there are other branches of psychiatry as well here, as you know, child psychiatry, forensic psychiatry, psychiatry of LD, then you know medical psychotherapy is another one, old age psychiatry is another one. So इसके अंदर भी different CCTs होते हैं। तो लोग फिर ये सवाल करते हैं कि इनमें से कौन सी सब स्पेशलिटी का जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर स्कोप है। मुझे पता है कि चाइल्ड साइकाट्री का जो है ना ऑब्वियसली इन रीसेंट ईयर्स इट बिकेम मोर नोन, मोर फेमस। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा टच करके मुझे बताएं कि सब स्पेशलिटीज का पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप है, और क्या कि इज इट समथिंग दैट इज ग्रोइंग, कि आगे जाके इनका स्कोप आगे जाके ज़्यादा होगा, बढ़ना शुरू करेगा। देखिए, मैं जब आ रहा था, आई थिंक आपको पता भी, आपसे इंटरव्यू में भी गाइडेंस ली थी, आई हैड अ मैच इन फोरेंसिक साइकाइट्री Yeah. ट्रेनिंग प्रोग्राम। और मुझे अगर बहुत शौक नहीं था, वो सिर्फ एक वो जो हाई अचीवर्स वाला मामला होता है कि अब क्या करना है, हमारे सीसीआई को, अब क्या करना है, तो सिर्फ उसमें एक में मैंने अप्लाई किया। और हम्म। मैं एक्साइटेड भी था, चलो यूके की जेल शेल्स देखेंगे कुछ अरसा। लेकिन देन माय मेंटोर हियर, ब्रिगेडियर राणा, ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा यार अगर तो वहां रहना है फिर तो वेल एंड गुड, हम्म। वापस आना है तो अगले 3 साल बाद भी यहाँ कोई फोरेंसिक साइकाइट्री की सेटिंग, फोरेंसिक साइकाइट्री क्लिनिक खोल के तो प्रैक्टिस नहीं होती, उसके लिए तो हम्म। पूरा एक गवर्नमेंट ओन्स एक रिसोर्सेज और सेटअप चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लिया और आई डिसाइडेड अदरवाइज। लेकिन बाकी जितनी स्पेशलिटीज है ना, आई बिलीव कि सबका स्कोप है। हम्म। देखिए, इट इज हाउ, अब मैं जो टीएमएस जैसी चीज, इस पे मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट भी की, और एक चीज इसको लोग जानते भी नहीं थे, पता भी नहीं था, अभी तक साइकाइट्रिस्ट को नहीं पता। जब मैं वो यहाँ ला के सक्सेसफुली रन कर सकता हूँ, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चाइल्ड का बहुत स्कोप है, डेफिनेटली है। ओल्ड एज का, अब लॉन्गेविटी पाकिस्तान में भी हो रही है, मेरे पास भी ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं। अब इवन मेरे हॉस्पिटल में 2-3 डिमेंशिया के पेशेंट्स हर वक्त, जो बिहेवियरल सिम्टम्स विद डिमेंशिया हैं, दे आर एडमिटेड। और घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सेफ्टी के लिए तो बाहर निकल जाते हैं, हम क्या करें। तो ओल्ड एज साइकाइट्री का भी है, चाइल्ड का भी है, इवन मेडिकल साइकोथेरेपी का। एक और बात जो हम अक्सर करते हैं, यहाँ भी कर लें, कि जो एक बड़ा गैप है पाकिस्तान की साइकाइट्री में, वो 2 लोगों की वजह से है। साइकाइट्रिस्ट बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, एक साइकोलॉजिकल हेल्प का कॉन्सेप्ट, बहुत साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड नहीं है, दूसरा ओटी ट्रेंड नहीं है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो हम्म। अब मी बीइंग हैव सम नीश और कुछ सर्टिफिकेशंस ऑफ मेडिकल साइकोथेरेपी, तो मैंने हफ्ते में 2 दिन अपने डेडिकेटेड रखे हुए हैं। और पेशेंट्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं कि वही बंदा हमें दवाई भी दे रहा है, और वही बंदा हमारे साथ साइकोथेराप्यूटिक काम भी कर रहा है।
फिर वो बंदा ट्रेंड भी है, वो रॉन्ग नंबर नहीं है, उसके क्रेडेंशियल सामने हम्म, लगे हुए हैं, तो आप मेडिकल साइकोथेरेपी करके आए और आप साथ अपना एक आप जो चार्ज करें ना, पाकिस्तान में तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस में, आई नो रॉन्ग नंबर साइकोलॉजिस्ट जो 20-20 हज़ार फीस लेती, हम्म। तो अगर आप राइट नंबर हैं और आप अपनी सर्विसेज का चार्ज करते हैं, तो लोगों के पास यहाँ पैसे हैं, जिनके पास हैं बहुत पैसे हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी चीज़ का स्कोप नहीं है, स्कोप इस चीज़ का है कि आप आके कितनी मेहनत से, कितने शौक से, किस प्लान के तहत उसको लेके चलते हैं। I think this was my question as well about the psychotherapy because again लोग ये कहते हैं कि जब हम यूके में काम कर रहे होते हैं हमारे पास कुछ सपोर्ट सर्विसेज भी होती हैं, मतलब हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनको हम पेशेंट रेफर कर सकते हैं। कुछ साइकाइट्रिस्ट आई नो है, जैसे आप भी जानते होंगे, कि वो खुद ये बिलीव करते हैं कि मेन ट्रीटमेंट शुड बी साइकोथेरेपी एंड दैट इज समथिंग वी शुड बी इनिशियली फोकसिंग ऑन। सो हमें खुद भी आनी चाहिए, और लोग बड़ा सम यंग साइकाइट्रिस्ट से टू मी कि मैं साइकाइट्री में आया साइकोथेरेपी की वजह से, दिस इज व्हाट आई एम गोना लर्न, दिस इज व्हाट आई विल फोकस ऑन। सो एक और चीज जो आपने शुरू में मेंशन की ना, बड़ी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको इसमें यहाँ पे इसको साथ मिक्स करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि अभी तक अवेयरनेस नहीं है तो लोग आते ही नहीं है, तो आपने ये कहा कि ऐसा नहीं है, कि ये एक मिथ है कि लोग जो है ना वो साइकाट्रिस्ट को अप्रोच ही नहीं करते। तो इसी के साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको लोग आके साइकोथेरेपी स्पेसिफिकली, क्या उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपसे आके कहें कि नहीं हमें मेडिकेशन नहीं, हमें जो है ना वो टॉकिंग थेरेपी चाहिए? इतनी क्या अवेयरनेस अब आ चुकी है लोगों के अंदर? जी बिल्कुल, अभी मैं इसको आपके दो में पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। आई नो फ्यू सीनियर साइकाइट्रिस्ट इन ट्विन सिटीज पिंडी एंड इस्लामाबाद। जिस दिन उनके कम मरीज होते हैं ना, उस दिन 100 होते हैं, जिस दिन कम होते हैं तो 100 पेशेंट्स डेली वो देख रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं कराची में हैं जो 200 तक भी देख रहे हैं पेशेंट्स डेली। तो जाहिर है पेशेंट वो घर से तो नहीं बुलाते ना, पेशेंट आता है, तो अब इतनी अवेयरनेस तो लोगों में है। और पिछले 2-4 साल में जो मेंटल हेल्थ पे काम हो रहा है, यहाँ पे बड़ी सेंसिटाइजेशन है। और ये बात तो हमें यूके आयरलैंड का भी हमें पता है कि वहाँ भी साइकाइट्री या मेंटल हेल्थ बाकी स्पेशलिटी से पीछे ही है। हम्म, तो उसी तरह यहाँ भी बाकी स्पेशलिटी से पीछे ही है, लेकिन ये है कि मरीज तो डेफिनेटली हैं, तो सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं। दूसरा जो आपका सवाल था, डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स। मैं चूंकि डीबीटी वाले चक्कर में एडोलेसेंस बहुत देखता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे एडोलेसेंस, बहुत सारे लोग वो आते हैं और वो कहते हैं जी कि हमें दवाई, और वो इतनी उनमें अवेयरनेस है उनको, फिर जब मैं बताता हूँ कि जी आपको थोड़ी सी दवाई मिलेगी तो एटलीस्ट आप में इतनी किक आएगी कि आप मेरे साथ मिलकर मेहनत कर सकें, तो हम आपके ट्रीटमेंट को बायो साइको सोशल डिवाइड करेंगे। आज हम ज्यादा थेरेपी पे बात नहीं करेंगे, आप 2 हफ्ते दवाई लें तो आप इतने बेहतर होंगे कि फिर थेरेपी भी एक मेहनत है, तो उसमें फिर वीकेंड टेलर है। तो डेफिनेटली वो भी हैं जो पहले दिन कहते हैं डॉक्टर साहब हमसे मेहनत नहीं होती, हमसे वर्कशीट्स नहीं होती, आप हमें बस गोलियां दे दें। एक हम्म, प्रॉपर बायोलॉजिकल मॉडल जो टीएमएस और दवाइयों या कैटमी वाला मॉडल है, एक प्रॉपर साइको सोशल मॉडल वाले जो कहते हैं जी हमने दवाई खानी ही नहीं है, हम अपने बिहेवियर पे, अपनी थॉट्स पे काम करने को तैयार हैं। तो एक मिक्सचर है पेशेंट्स का, और वही वैरायटी से एक साइकाइट्री की प्रैक्टिस का मजा भी आता है और आपके सारे मॉडल्स यूज भी होते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। लास्ट क्वेश्चन इज अराउंड जस्ट इफ यू कैन गिव मी सम टिप्स फॉर समबडी, आई थिंक यू आपने थ्रू आउट द वीडियो टिप्स दिए हैं, बट आई थिंक इट्स टू जस्ट टू समराइज इट फॉर अ यंग साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम यूके हु इज wants to go back to Pakistan, तो उसको किस किस चीज़ों पे जो ना इस वक्त फोकस करना चाहिए? इफ दे आर ट्रेनिंग इन यूके, यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे शुड फोकस ऑन व्हिच दे कैन ब्रिंग बैक टू पाकिस्तान? सबसे पहले तो वापस क्यों आना चाहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो वो अपने पेरेंट्स के लिए आना चाहते हैं, कोई और पुल फैक्टर्स हैं जिसमें उनकी जाती विल और विश नहीं है, तो फिर एक ये बहुत सक्सेसफुल वेंचर नहीं होगा। बहुत से लोग 1-2 साल बाद आके, मैं भी अपना सेफ्टी वाल्व रख के आया, जी सीजर पाथवे है, अब ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, एक पाथवे, तो अपना सेफ्टी वाल्व जरूर रखें। लेकिन फर्स्ट यू नीड टू बी कन्विंस्ड कि आपका अपना इंटरेस्ट कितना है वापस आने में और आप क्यों आना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू आर कन्विंस्ड कि वाकई आप खुद जाना चाहते हैं, फिर यू शुड हैव एम्पल सेविंग्स। हम्म, जिस तरह मैंने अपनी उन्हीं एम्पल सेविंग से टीएमएस की मशीन खरीद ली, हम्म, फिर उस टीएमएस की मशीन की कमाई से अस्पताल बना लिया। तो यू शुड हैव सम एम्पल सेविंग कि आपने यहाँ आके उसको किस तरह यूज करना। देन अ वेरी गुड प्लान कि जी ये मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसमें नौकरी करनी है, मेरी नौकरी हो गई, मैंने यहाँ वापस आने से 6 महीने पहले वहीं से इंटरव्यू दिया था। क्योंकि हम थोड़े से सिक्योरिटी स्टेट के इनसिक्योर लोग हैं, हमें नौकरी बड़ा हॉन्ट करती है कि जी पहली के पहली तनख्वाह तो आनी चाहिए। तो कोशिश करें, कि मैंने भी की, कि आने से पहले ही या आते ही कि वो पहली के पहली तनख्वाह आ जाए। दैट वुड हेल्प यू टू ग्राउंड हेयर,
फिर वहां से साल बाद जिस तरह मैंने छोड़ दी, जब आप एस्टेब्लिश हो गए हैं, तो फिर आप तो एक अच्छा प्लान, एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, और उसके नीचे गुड सॉलिड रीजन फॉर कमिंग बैक। और इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स, एनीथिंग स्पेसिफिक यू थिंक, जैसे आपने नीश की कोई बात की, तो ऐसी कोई आप एडवाइस कर सकते हैं कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक नीश, any specific psychotherapy expertise which you think they should be learning here and then they can use बिल्कुल, back? देखिए इसमें ये है कि देर इज नो फिक्स्ड। मैंने आपको बताया हर चीज की इस वक्त एक डायर नीड है। आपने चाइल्ड का नीश बनाना है, आपने सीसीटी चाइल्ड में की हुई है, आपने फर्दर लर्निंग डिसेबिलिटी ऑटिज्म में की हुई है, यू हैव अ स्कोप। इवन अब तो अर्ली इंटरवेंशन साइकोसिस वालों का भी स्कोप है, क्योंकि मैं प्रोड्रोम में कई पेशेंट्स देख रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जैसा डीबीटी है, सीबीटी का नीश है, आप उस नीश के साथ, ओल्ड एज का नीश है, आप उसके साथ आए। लेकिन यह है कि फिर आपको नीश का ये फायदा होगा कि बड़े शहर में आप जल्दी एस्टेब्लिश होंगे। यार फिर मेरी वही बात कि एक बंदा है, वो प्रोफेसर जो जनरल एडल्ट वाला है, उसको नहीं दिखा रहा, आपको क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपका ये नीश है। उस नीश पे आप काम भी करते हैं और उस नीश को आप मार्केट भी करते हैं। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे योर प्राइवेट प्रैक्टिस would be your biggest earning source. For that, you need to market yourself, and to market yourself, you should have something different to market. तो उसमें आपका niche should play a good role. Okay. No, thank you very much, Osama, for sharing your insights. I think this was very useful for anybody who's looking to go back to Pakistan and thinking about setting up their own private setup or settling back. So I think I will tag your account or your institute with it as well. So if somebody wants to ask direct question, they can send you those direct questions as well. Is that